तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। जो अभी तक जितने भी पीछे पेपर आए हैं हम उसके क्वेश्चंस विद आंसर्स देखेंगे और ये आपको बहुत मदद करेंगे आपके पेपर में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और बस ये पढ़ लो एग्ज़ाम से पहले, ठीक। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये बीकॉम प्रोग्राम चाहे वो कोई सा भी स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों देख सकता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा और आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। हमारे पेपर में, पिछले पेपर में ये आया हुआ है, तो चलिए एक एक पढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि बोलते हैं हिंदी में विनिमय दर प्रणाली। सेकंड है लियोनटिव पैराडॉक्स पढ़ेंगे। तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान संतुलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफडीआई इन इट्स टाइप, फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मर्जेस एंड एक्विजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो आपके राइट शॉर्ट नोट आते हैं ये वो हैं। तो चलिए देखते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? ये दोनों के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम को, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं, आपको लास्ट के वीडियो में आपको मिल जाएगा नंबर, आप उसमें कमेंट, आप उसमें मतलब मैसेज कर सकते हैं और आपको ये नोट्स मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए, एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब होता है विनिमय दर प्रणाली। तो क्या होता है एक्सचेंज रेट सिस्टम? द एक्सचेंज रेट सिस्टम इज़ द मेथड और रूल अ कंट्री यूजेस टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी कंपेयर टू अदर कंट्रीज करेंसीज। विनिमय दर प्रणाली वह तरीका है, विनिमय दर प्रणाली वह तरीका है जिससे कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले तय करता है। कितने प्रकार के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को बोलते हैं स्थिर विनिमय दर, मतलब मुद्रा का मूल्य सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया जाता है, उसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जैसे कि एग्जांपल कि एक यूएस डॉलर जो है वो 86 रुपये का है इंडियन रुपी में, तो ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, ठीक। एक अमेरिकी डॉलर 86 रुपये का है। और दूसरा है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल को बोलते हैं फ्लोटिंग भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है लचीला विनिमय दर। तो द वैल्यू ऑफ द करेंसी चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट, मतलब कि मुद्रा का मूल्य बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण, एक अमेरिकी डॉलर जैसे आज 86 रुपये का है तो कल 76 रुपये का भी हो सकता है। तो यह जो है हर दिन बदलता रहता है, ज़रूरी नहीं कि ये 86 है तो 86 ही रहेगा, ये बदलता रहता है। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ईजिली, सरल यदि उदाहरण में लिया जाए, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, अगर आप भारत से अमेरिका जाते हैं, यू नीड टू कन्वर्ट योर इंडियन रुपीज़ इनटू यूएस डॉलर, तो आपको भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर में बदलना पड़ेगा। आप अमेरिका में जाएंगे तो इंडियन रुपये नहीं चलेगा, वहाँ क्या चलेगा, अमेरिकी डॉलर चलेगा। क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। तो द रेट एट विच यू एक्सचेंज मनी इज कॉल्ड द एक्सचेंज रेट, इसको क्या बोलते हैं, विनिमय दर कहते हैं। मतलब जो यह वह दर होती है जो हमें बदलना पड़ता है, उसी को विनिमय दर कहते हैं। बदलाव होता है, अमेरिकी डॉलर में बदलाना पड़ेगा। आप रुपए को वहाँ नहीं चला सकते, वहाँ पे क्या चलता है, डॉलर। तो अगर आप भारत से अमेरिका जाते हैं तो आपको भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर में बदलाना पड़ेगा। यह जो दर होती है उसी को विनिमय दर कहते हैं। यदि आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का तो और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, तो मान लो तुम भूटान गए घूमने, ठीक, और तुम्हारे पास भारतीय रुपए हैं 500 रुपये,
अब जब तुम भूटान के बाज़ार में जाते हो तो दुकानदार कहता है कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये दो या 500 न्यूगिल्ट्रम दो। वहाँ क्या चलता है? न्यूगिल्ट्रम चलता है। वह एक ही बात है, दुकानदार कहता है, क्योंकि भूटान ने अपनी मुद्रा को भारत के रुपए से फिक्स कर रखा है। तो हम ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जो वहाँ रेट है, जैसे हमारे यहाँ 500 है तो वहाँ भी उसका 500 न्यूगिल्ट्रम है। तो वह क्या बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, 500 दो या 500 न्यूगिल्ट्रम तो एक ही बात है, क्योंकि भूटान ने अपनी मुद्रा को भारत के रुपए से फिक्स कर रखा है। एक न्यूगिल्ट्रम जो होता है 1 रुपये के बराबर है। इसीलिए तुम कहीं भी जाओ, कोई भी चीज़ खरीदो, 500 रुपये का मतलब हमेशा 500 न्यूगिल्ट्रम ही होगा। रेट कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का रियल लाइफ एग्जांपल लें तो मान लो तुम भारत से अमेरिका घूमने गए हो और तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं। अब एयरपोर्ट पर तुम डॉलर में एक्सचेंज करवा रहे हो। आज के दिन जो है $1 जो है वो 83 रुपये का है। तो तुम्हें कितने मिलेंगे? 10,000 को 83 से डिवाइड कर लो तो $120 मिलेंगे, $120 पॉइंट कुछ मिलेंगे। अब सोचो तुम एक हफ्ते बाद वापस भारत आ रहे हो और बचा हुआ डॉलर फिर से रुपए में बदलना है। जो आपके पास पैसे बचे, मतलब डॉलर जो बचे हैं, उसको आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो अब आते वक्त क्या हो गया कि उसका रेट ही बदल गया। अब $1 जो है वो 81 रुपये का हो गया, क्योंकि रेट बदल गया है। तो तुम्हारी वही 120 जो डॉलर अब बनेंगे वो $120 81 के हिसाब से 9,720 रुपये बने। मतलब कि तुम्हें नुकसान हो गया कितने का? 280 का। तो इंडियन रुपए का रेट बदलता रहता है, या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे दूसरों बच्चों को भी क्या हो? फ़ायदा हो। अपने साथ दूसरों को भी फ़ायदा कराओ। तो नेक्स्ट है हमारा लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स मतलब होता है लियोन्टिफ विरोधाभास। द लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या कहता है कि द लियोन्टिफ पैराडॉक्स इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट गेव अ सरप्राइजिंग रिजल्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय वेस्ली लियोन्टिफ इन 1953। लियोन्टिफ विरोधाभास एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे वासिल लियोन्टिफ ने 1953 में प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत हमारे सामान्य अनुमान के विपरीत था। तो अकॉर्डिंग टू द हेक्सर्स ओलिन थ्योरी क्या कहता है कि अ कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज इट्स अबेंडेंट रिसोर्सेज। हेक्सर ओलिन सिद्धांत के अनुसार कोई देश उसी वस्तु का निर्यात करेगा जिसमें उसके पास संसाधन अधिक हो। इसमें देखिए क्वेश्चन 5 आते हैं, शायद 6 आते हैं, तो आपको कुछ ही क्वेश्चन करने होते हैं। शायद आपको 4 या 5 या 4 ऐसी कुछ करने होते हैं, ठीक है। तो आप अपने मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है? द USA हैज़ अ लॉट ऑफ कैपिटल, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, सो इट शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, बट लियोन्टिफ फाउंड द अपोजिट। जैसे अमेरिका के पास पूंजी, मशीन, टेक्नोलॉजी अधिक है तो उसी पूंजी प्रधान वस्तुएं निर्यात करनी चाहिए। लेकिन लियोन्टिफ ने पाया कि क्या पाया कि द USA वॉज एक्सपोर्टिंग मोर लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इम्पोर्टिंग कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। दिस सरप्राइजिंग रिजल्ट इज कॉल्ड द लियोन्टिफ पैराडॉक्स। अमेरिकी श्रम प्रधान वस्तुएं निर्यात कर रहा था और पूंजी प्रधान वस्तुएं आयात कर रहा था। यही उल्टा नतीजा लियोन्टिफ विरोधाभास कहलाता है। जैसे कि USA इज़ रिच इन मशीन एंड टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपोर्ट कंप्यूटर करना। रियलिटी क्या है? एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, लेबर इंटेंसिव। दिस इज़ अ पैराडॉक्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी और मशीनें ज़्यादा हैं, उम्मीद क्या? कंप्यूटर जैसी पूंजी प्रधान चीज़ें निर्यात करेगा वो। हकीकत क्या है कि कपड़े जैसे श्रम प्रधान चीज़ें निर्यात कर रहा था। इसे ही क्या कहते हैं? विरोधाभास कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली
कम से कम 1 ईयर। ठीक। भुगतान संतुलन एक रिपोर्ट होती है जिसमें किसी देश और बाकी दुनिया के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन दर्ज किए जाते हैं, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स लाइक कार्स, मशीन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, सर्विस लाइक टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट लाइक फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, गिफ्ट डोनेशन, ठीक, रेमिटेंस, और जैसे कि वस्तुएं का निर्यात और आयात जैसे कार, मशीन, तेल आदि, सेवाएं जैसे टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सेवाएं, निवेश जैसे विदेशियों कंपनियों का भारत में निवेश, उपहार, दान, विदेश में भेजा गया पैसा, रेमिटेंस आदि। ठीक। और 2 मेन पार्ट्स होते हैं बीओपी के, कौन कौन से? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में इंक्लूड्स ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, रेमिटेंस, और कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, लोन्स एक्सेट्रा। चालू खाता और पूंजी खाता। करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता और कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। इसमें व्यापार, सेवाएं, रेमिटेंस शामिल होते हैं। किसमें? चालू खाता में। और कैपिटल में निवेश, कर्ज आदि शामिल होता है। यदि एग्जाम्पल लें तो इफ़ इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर वर्थ 100 करोड़ एंड इम्पोर्ट्स ऑयल वर्थ 80 करोड़, दिस इज़ रिकॉर्डेड इन द बीओपी। अगर भारत 100 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और 80 करोड़ का तेल इंपोर्ट करता है, तो यह दोनों चीज़ें क्या है? भुगतान संतुलन में दर्ज किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। Sustainable development means using natural resources in such a way that we meet our needs without harming the environment or reducing resources for future generation. सतत विकास का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे हमारी ज़रूरतें पूरे हो जाएं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन भी बचे रहें। जैसे कि पॉइंट्स के कुछ देखते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और हेल्प सोसाइटी एंड पीपल टू लिव बेटर लिव, समाज और लोगों को बेहतर जीवन देता है। एग्जाम्पल, अगर आप यूजिंग सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, यूजिंग सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल के बजाय आप सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, इट गिव्स अस पावर नाउ एंड ऑल्सो सेव द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर। कोयले की जगह आप यदि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें बिजली भी मिलती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है हमारा एफडीआई। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई मीन्स व्हेन अ फॉरेन कंट्री और कंपनी इन्वेस्ट मनी डायरेक्टली इनटू अनदर कंट्रीज बिजनेस, कंपनी और प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, if an American company like Apple opens a factory in India, it is called FDI. FDI का क्या मतलब है कि FDI का मतलब है जब कोई विदेशी देश या कंपनी किसी दूसरे देश में सीधा निवेश करती है, जैसे कि फैक्ट्री खोलना या कंपनी में पैसा लगाना। उदाहरण, अगर एप्पल जो है वो भारत में फैक्ट्री खोलता है, मतलब जो यूएसए, एप्पल बोल दिया, जो यूएसए है वो एप्पल की कंपनी भारत में फैक्ट्री खोलती है, तो यह क्या है? एफडीआई कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई कितने प्रकार के होते हैं? हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई और कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। तो व्हेन अ कंपनी डज द सेम बिजनेस इन अनदर कंट्री, जब कोई कंपनी दूसरे देश में उसी तरह का व्यापार करती है तो उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल एफडीआई के चलिए एग्जांपल देखते हैं। यूएस कार, क्या है? यूएस कार कंपनी ओपन्स अ कार फैक्ट्री इन इंडिया। अमेरिका की कार जो है वो कंपनी भारत में कार फैक्ट्री खोले हुए हैं। वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन अनदर कंट्री। एग्जाम्पल, अ मोबाइल कंपनी फ्रॉम जापान इन्वेस्ट इन पार्ट्स ऑफ फैक्ट्री इन इंडिया। क्या लिखा है? अधर एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई से हिंदी में बोलते हैं। जब कंपनी उत्पादन के किसी दूसरे हिस्से में निवेश करती है। उदाहरण, जापान के मोबाइल कंपनी भारत में मोबाइल पोर्ट्स की फैक्ट्री लगाए हुए हैं। विविध। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, मतलब विविध एफडीआई। व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ
completely different business in another country. Example, यूके जो है वो क्लोथिंग कंपनी स्टार्ट्स अ होटल बिजनेस इन इंडिया. जब कोई कंपनी किसी पूरी तरह अलग व्यापार में निवेश करती है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, विविध एफडीआई. इंग्लैंड की कपड़ों की कंपनी भारत में होटल जो खोले हुए हैं, ये क्या है? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार. हॉरिजेंटल एफडीआई क्या है? कि जब कोई कंपनी दूसरे देश में उसी तरह का व्यापार करती है. और वर्टिकल एफडीआई क्या है? जब कंपनी उत्पादन के किसी दूसरे हिस्से में निवेश करती है. और कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या है? जब कोई कंपनी किसी पूरी तरह अलग व्यापार में निवेश करती है. नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये हमने पढ़ लिया है, तो आपको बता ही दिया है कि फिक्स्ड क्या होता है, सरकार तय करती है, और फ्लेक्सिबल क्या है, बाजार इसमें तय करती है. तो मैंने आपको पीछे बताया है. नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन इंडिया. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन इंडिया. व्हेन टू कंपनीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन न्यू कंपनी, इट इज़ कॉल्ड मर्जर. जब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? विलय कहा जाता है. एग्जाम्पल, कंपनी एक ए है और कंपनी एक बी है, और मिलके एक नई कंपनी बना लिए. नई कंपनी का नाम क्या हो गया? अब ए बी. ये दोनों कंपनी क्या हो गई? आपस में मर्ज हो गई. नेक्स्ट है एक्विजिशन. व्हेन वन कंपनी बायस अनदर कंपनी, इट इज़ कॉल्ड एन एक्विजिशन. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे अधिग्रहण कहा जाता है. क्या कहा जाता है? अधिग्रहण. एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण. उदाहरण, कंपनी ए ने कंपनी बी को खरीद लिया. अब कंपनी ए का मालिक बन जाता है. जो कंपनी ए है वो कंपनी बी का भी मालिक बन जाता है. तो ऐसा क्यों करती हैं कंपनियाँ? वाई डू कंपनीज मर्ज और एक्वायर? ऐसा कंपनी क्यों करती है? टू ग्रो बिगर, बड़ा बनने के लिए. टू रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन को कम करने के लिए. टू एंटर न्यू मार्केट, नए बाज़ार में जाने के लिए. टू इंक्रीज प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए. और कंपनी इसीलिए ही करती है ये सब. तो नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हाट इज़ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक क्या है? द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट गिव्स लोन्स एंड हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट. विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विकासशील देशों को ऋण देती है और सहायता प्रदान करती है ताकि गरीबी कम हो और विकास हो सके. इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में. इसके कितने मेंबर्स हैं? 180 से ज़्यादा कंट्रीज मेंबर्स हैं. इसमें भारत भी शामिल है. उदाहरण, India takes a loan from the World Bank to build rural roads and improve water supply in villages. This improve development and quality of life. भारत ने विश्व बैंक से गांव में सड़कें और पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए लोन लिया. इससे लोगों के जीवन स्तर सुधरता है और विकास होता है. नेक्स्ट हमारा क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक का? हमारे वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पुअर कंट्रीज़, गरीबी देशों में गरीबी कम करना, गरीब देशों में गरीबी कम करना. टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना. टू हेल्प इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं बनवाना. टू इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारना. इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस क्या है वर्ल्ड बैंक के? ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े. अब फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं. तो फंक्शंस क्या है वर्ल्ड बैंक के? प्रोवाइड्स लोन, लोन प्रोवाइड करना, ऋण देना. गिव्स लो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों को कम या बिना ब्याज पर लोन देना. टेक्निकल असिस्टेंस, हेल्प्स कंट्रीज विथ नॉलेज, एडवाइस एंड एक्सपर्ट, तकनीकी सहायता, देशों को सलाह, ज्ञान और क्या करना? एक्सपर्ट्स देना. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बुनियादी परियोजनाएं. फंड्स बिग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, हाईवे, रेलवे, बांध, सड़क, रेलवे आदि के लिए फंड देना.
डिजास्टर सपोर्ट हेल्प्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और अर्थक्वेक, बाढ़ भूकंप जैसी आपदाओं में मदद करना। कल्चरल एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, हमारा नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संस्कृति पर्यावरण क्या है। तो कल्चरल एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द वैल्यू, बिलीफ, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ कंट्री दैट अफेक्ट हाउ बिजनेस इज डन देयर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संस्कृति पर्यावरण का मतलब है किसी देश के मूल्य, विश्वास, परंपराएं, भाषा, जीवन शैली का व्यापार जो व्यापार को प्रभावित करते हैं। इट टेल्स अस हाउ पीपल थिंक, बिहेव एंड इंटरेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन डूइंग बिजनेस इन अदर कंट्रीज। यह समझना जरूरी है कि लोग कैसे सोचते हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनकी आपस में बातचीत किस बारे में करते हैं, ये जानना जरूरी है। एग्जाम्पल, इन जापान पीपल प्रिफर फॉर्मल बिहेवियर एंड रेस्पेक्ट फॉर हियरची इन बिजनेस मीटिंग। जापान में व्यापार मीटिंग में औपचारिक व्यवहार और वरिष्ठता की सम्मान जरूरी होता है। और इंडिया में, इन इंडिया बिल्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप इज़ इम्पोर्टेंट बिफोर डूइंग बिजनेस। भारत में व्यापार करने से पहले व्यक्तिगत संबंध बनाना जरूरी होता है। और अरब कंट्रीज़ में बिजनेस मीटिंग में स्टार्ट विद पर्सनल टॉक्स बिफोर डिस्कसिंग डील्स। अरब देशों में व्यापार शुरू करने से पहले थोड़ी व्यक्तिगत बातचीत होती है। सो अ कंपनी मस्ट लर्न एंड रेस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड सक्सीड इन इंटरनेशनल बिजनेस। इसीलिए किसी भी देश में सफल व्यापार के लिए वहाँ की संस्कृति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे अपनाना ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट कल्चर, हर देशों की संस्कृति जो होती है वो अलग होती है। अंडरस्टैंडिंग लोकल कल्चर हेल्प्स इन मेकिंग बेटर बिजनेस डिसीजन, स्थानीय संस्कृति को समझकर हम बेहतर व्यापार निर्णय ले सकते हैं। हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड बिजनेस फेलियर, गलत फहमी, टकराव और व्यापार में नुकसान से बचा जा सकता है अगर आप कल्चर एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आर्थिक पर्यावरण के प्रभाव। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, आर्थिक पर्यावरण क्या है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर लाइक, आर्थिक पर्यावरण में वे सारे आर्थिक कारक शामिल होते हैं जैसे इनकम लेवल, लोगों की आमदनी, इन्फ्लेशन, महंगाई दर, इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार स्तर, ये सभी होते हैं। दिस फैक्टर अफेक्ट्स हाउ बिजनेस स्टार्ट, ग्रो एंड अर्न इन अ कंट्री। ये सब चीज़ें किसी देश में व्यापार शुरू करने और चलाने पर असर डालती हैं। अगला है हमारा इम्प्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव। पढ़ लेते हैं, चलिए। इनकम लेवल ऑफ पीपल, पहला क्या है, इनकम लेवल ऑफ पीपल, लोगों की आमदनी। इन कंट्रीज वेयर पीपल हैव हाई इनकम बिजनेस कैन सेल प्रीमियम प्रोडक्ट, जहाँ लोगों की आमदनी ज़्यादा होती है वहाँ महंगे प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। एग्जाम्पल, इन यूएसए पीपल बाय आईफोन ईजिली, उदाहरण अमेरिका में लोग आराम से आईफोन खरीदते हैं। इन्फ्लेशन रेट, हाई इन्फ्लेशन मीन्स प्राइजेस आर राइजिंग फास्ट, पीपल बाय लेस, बिजनेस इज अफेक्टेड। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ इन्फ्लेशन इज़ हाई इन अर्जेंटीना पीपल बाय फ्यूअर लग्जरी आइटम। महंगाई, ज़्यादा महंगाई होने पर चीज़ें महंगी होती है, लोग कम खरीदते हैं, व्यापार पर असर पड़ता है। उदाहरण, अर्जेंटीना में अगर महंगाई बढ़े तो लग्जरी सामान की बिक्री क्या होगी, घटेगी। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, हाई इंटरेस्ट बराबर लोन्स आर एक्सपेंसिव, बिजनेस में अवॉइड बोरोइंग। एग्जाम्पल, इन कंट्रीज विथ लो इंटरेस्ट रेट बिजनेसमैन ग्रो फास्टर। ब्याज दर, ब्याज दर जो होती है ज़्यादा होगा, यदि ब्याज दर ज़्यादा होगा तो लोन लेना महंगा होगा, कंपनियां निवेश नहीं करेगी। उदाहरण, कम ब्याज दर वाले देश में व्यापार तेज़ी से बढ़ता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाइक टैक्स बेनिफिट अट्रैक्ट फॉरेन बिजनेसेस। सरकारी नीतियाँ, सरकार की अच्छी नीतियाँ विदेशी कंपनियों को आकर्षित करती हैं। एग्जाम्पल, इंडियाज़ मेक इन इंडिया पॉलिसी इनवाइट्स ग्लोबल कंपनीज। उदाहरण, भारत की मेक इन इंडिया नीति विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करती है।
मार्केट साइज, बिगर मार्केट, मोर कस्टम्स बराबर मोर प्रॉफिट। एग्जाम्पल, चाइना हैज़ अ ह्यूज मार्केट सो मैनी फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट देयर। बाज़ार का आकार, जो बाज़ार होता है वो बड़ा, ज़्यादा ग्राहक होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। उदाहरण, चीन का बड़ा बाज़ार विदेशी कंपनियों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ अ प्रोडक्ट डेवलप, ग्रो एंड डिक्लाइन इन डिफरेंट स्टेजेस, स्पेशली व्हेन इट इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। इट वाज डेवलप्ड बाय रायमंड वर्नन। उत्पाद जीवन चक्र जो है सिद्धांत यह बताता है कि एक उत्पाद कैसे शुरू होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे धीरे धीरे खत्म होता है, खासकर जब वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। इस सिद्धांत को रेमंड वर्नर ने विकसित किया था। अगला है हमारा स्टेजेस क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, जीवन चक्र क्या है उत्पाद के। तो पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, परिचय चरण। न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द होम कंट्री, हाई कॉस्ट लो सेल्स। एग्जाम्पल, आ यूएस कंपनी invents a new gadget and sells it in the USA। नया उत्पाद देश में लॉन्च होता है, खर्च ज़्यादा होता है, बिक्री कम। उदाहरण, अमेरिका की कंपनी एक नया गैजेट बनाती है और अमेरिका में बेचती है। ग्रो स्टेज, डिमांड इंक्रीज, कंपनी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू अदर रिच कंट्रीज, मोर प्रॉफिट, कंपटीशन स्टार्ट। एग्जाम्पल, द गैजेट बिकम पॉपुलर इन यूरोप एंड जापान। वृद्धि चरण, मांग बढ़ती है, कंपनी दूसरे विकसित देशों में निर्यात करती है, मुनाफा बढ़ाता है, प्रतियोगिता शुरू होती है। उदाहरण, वही गैजेट यूरोप और जापान में बिकने लगता है। मैच्योरिटी स्टेज, प्रोडक्ट इज़ वेल नोन, मैनी कंपनीज स्टार्ट मेकिंग इट, प्रोडक्शन मूव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू सेव कॉस्ट। एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज ओपन इन इंडिया और चाइना फॉर द चीपेस्ट प्रोडक्शन। परिपक्वता चरण, उत्पाद मशहूर हो जाता है और दूसरी कंपनियां भी बनाना शुरू करती है। उत्पादन लागत घटाने के लिए विकासशील देशों में फैक्ट्रियां लगती हैं। उदाहरण, वही गैजेट अब भारत या चीन में सस्ते में बनता है। डिक्लाइन स्टेज, डिमांड फॉल्स, न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन, प्रोडक्ट बिकम आउटडेटेड। एग्जाम्पल, पीपल स्टॉप बाइंग द गैजेट एंड प्रेफर अ न्यूअर मॉडल। पतन चरण, मांग घटती है, नई तकनीक आ जाते हैं, पुराना उत्पाद जो होता है वो बेकार हो जाता है। उदाहरण, लोग पुराने गैजेट की जगह नया मॉडल खरीदने लगते हैं। अब पुराने गैजेट को आप खरीदोगे क्या? अब जो लेटेस्ट फ़ोन आया होगा आप उसी को तो खरीदोगे ना। तो यही बताएं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेजेस, व्हाट सो यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड। यह आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का? दिस मीन्स डैट पीपल, बिजनेसेस एंड कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ मोर कनेक्टेड एंड क्लोजर देन एवर बिफोर, लाइक लिविंग इन अ विलेज वेयर एवरीवन कैन ईजिली कम्युनिकेट, शेयर, ट्रेड एंड ट्रैवल। इसका मतलब है कि अब दुनिया के लोग व्यवसाय और देश के एक दूसरे से बहुत करीब और जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक गांव के लोग होते हैं जहां बातचीत, व्यापार और यात्रा आसान हो गई है। नेक्स्ट है हमारा, ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड ग्लोबल विलेजेस, वैश्विक गांव बनने के कारण। टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, तकनीक और इंटरनेट, पीपल कैन टॉक, चैट और वीडियो कॉल एनीवन इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। एग्जाम्पल, यू कैन अटेंड अ जूम क्लास फ्रॉम द यूएस वाइल सिटिंग इन इंडिया। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो कॉल या चैट कर सकते हैं। उदाहरण, भारत में बैठकर कोई अमेरिका की ऑनलाइन क्लास कर सकता है। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, planes, ships and fast trains make travel and trade quick and easy. Example, goods made in China reach the USA in a few days. तेज यातायात साधन, हवाई जहाज़, ट्रेन और जहाज़ से व्यापार और यात्रा आसान हो गई है। उदाहरण,
चीन में बना सामान कुछ ही दिनों में अमेरिका पहुंच जाता है। ग्लोबल ट्रेड एंड बिजनेसेस, companies now sell products in many countries. Example, Amazon, Apple and McDonald's are present in many countries. वैश्विक व्यापार और कंपनियां, अब कंपनियां दुनिया के कई देशों में अपना सामान बेचती हैं। उदाहरण अमेजॉन, एप्पल और मैकडोनल्ड्स कई देशों में हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और संचार, न्यूज़ एंड आइडिया स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द वर्ल्ड। एग्जाम्पल, अ वायरल वीडियो फ्रॉम ब्राज़ील इज वॉच्ड इन इंडिया विद इन मिनट्स। सोशल मीडिया और संचार क्या है कि खबरें और विचार पूरे विश्व में तुरंत फैल जाते हैं। उदाहरण, ब्राज़ील का वीडियो भारत में भी तुरंत वायरल हो जाता है। माइग्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, प्रवासन और संस्कृति आदान प्रदान, पीपल लिव एंड वर्क इन अदर कंट्रीज एंड शेयर कल्चर। एग्जाम्पल, इंडियंस वर्किंग इन द दुबई और यूएसए सेलिब्रेट्स दिवाली देयर टू। प्रवासन और संस्कृति आदान प्रदान क्या है कि लोग दूसरे देशों में रहते और काम करते हैं और अपनी संस्कृति को साथ लाते हैं। उदाहरण, अमेरिका या दुबई में रहने वाले भारतीय यहाँ दिवाली मनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री अलोंग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री की। तो एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? निर्यात, मतलब कि सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचना। एडवांटेज इसके क्या है और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। लो कॉस्ट, कम लागत, इजी टू स्टार्ट, शुरू करना आसान है, लेस रिस्क, कम जोखिम होगा। डिसएडवांटेज अब क्या होगा, क्या नुकसान होगा? लेस कंट्रोल, कम नियंत्रण होगा। हाई शिपिंग एंड टैक्स कॉस्ट होगा, शिपिंग और टैक्स महंगी होगी। एग्जाम्पल, एन इंडियन टी कंपनी एक्सपोर्ट टी टू द यूके, भारत की चाय कंपनी यूके में चाय बेचती है। लाइसेंसिंग, नेक्स्ट क्या है? लाइसेंसिंग, इसका मतलब क्या है? गिविंग परमिशन टू अनदर कंपनी टू यूज़ योर ब्रांड, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस। लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, किसी और कंपनी को आपका ब्रांड या तकनीक इस्तेमाल करने की अनुमति लेना होता है उनसे। इसका एडवांटेज क्या है? अर्न मनी विदाउट मच इन्वेस्टमेंट, बिना ज़्यादा निवेश की कमाई। एक्सपेंड फास्ट इन न्यू कंट्रीज, जल्दी विस्तार होता है। अब आप दूसरों की फ्रेंचाइजिंग ले रहे हैं तो आपको जल्दी चीज़ें, उसका जो कंपनी है वो तो बहुत मानी जानी कंपनी है, तो आपका जल्दी क्या होगा? फ़ायदा होगा। डिसएडवांटेजेस, इसका नुकसान क्या है? रिस्क ऑफ लूजिंग ब्रांड वैल्यूज़, ब्रांड की छवि खराब हो सकती है। लेस कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी, गुणवत्ता पर कम नियंत्रण। एग्जाम्पल, डिज्नी गिव्स लाइसेंस टू कंपनीज टू यूज़ मिक्की माउस ऑन क्लोथ। उदाहरण, डिज्नी दूसरे ब्रांड्स को मिक्की माउस वाले कपड़े बेचने की अनुमति देता है। फ्रेंचाइजिंग का क्या मतलब होता है कि अलाउइंग समवन टू यूज़ योर ब्रांड एंड बिजनेस मॉडल। जैसे मैंने पीछे बताया कि किसी को आपकी ब्रांड और बिजनेस मॉडल चलाने की अनुमति देना। इसमें मैंने आपको अभी पीछे बताया कि फास्ट, तेज़ी से विस्तार होगा, लोकल पार्टनर सब संभालता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि छवि बिगड़ती है, नियंत्रण कम होता है, तो यही सब है इसमें। जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर का मतलब होता है संयुक्त उद्यम। टू कंपनीज, वन लोकल वन फॉरेन, स्टार्ट अप बिजनेस टुगेदर, मतलब दो कंपनियां मिलकर नया बिजनेस शुरू करती है, एक विदेशी एक स्थानीय। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एडवांटेज क्या है? शेयर कॉस्ट एंड रिस्क, लागत और जोखिम बांटता है, मतलब बांटता है, यहाँ बांटता लिख दिया, बांटता है, ठीक है। लोकल पार्टनर हेल्प विथ लॉ एंड कस्टम, स्थानीय नियम कानून में मदद। डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, प्रॉफिट इज शेयर्ड। नुकसान, इसके नुकसान क्या है? पार्टनर में टकराव हो सकता है, मुनाफा बांटना पड़ता है, इसमें मुनाफा देना पड़ता है। अब आपने जॉइंट वेंचर कर रखा है तो आपको मुनाफा भी तो देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मारुति प्लस सुजुकी, क्या है? मारुति सुजुकी। नेक्स्ट है हमारा होली ओन सब्सिडरी, अ फॉरेन कंपनी सेट्स अप इट्स ओन ऑफिस फैक्ट्री इन अनदर कंट्री। पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, विदेशी कंपनी खुद का ऑफिस या फैक्ट्री बनाती है, इसमें फुल कंट्रोल होता है। इसका एडवांटेज पहला यही है कि पूरा नियंत्रण होता है, कीप ऑल प्रॉफिट, पूरा मुनाफा होता है इसमें खुद ही का। डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट लगता है, हाई रिस्क लगता है, हाई रिस्क होता है, खर्च ज़्यादा होता है, जोखिम भी ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे कि हुंडई ओन्स
इट्स ओन कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो हुंडई कंपनी की भारत में अपनी फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द डिफरेंस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंपनी वाइल एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस इन ओवरसीज मार्केट। व्हेन अ कंपनी एंटर्स अ फॉरेन कंट्री इट फेसेस मैनी चैलेंजेस बिकॉज द न्यू मार्केट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लॉज, कल्चर एक्सेट्रा। जब कोई कंपनी दूसरे देश में व्यापार फैलाती है तो उसे वहाँ की नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डिफरेंसेस। इसी का ही है हमारा कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक अंतर, लीगल एंड पॉलिटिकल इशू, कानूनी और राजनीतिक समस्याएं का सामना करना पड़ता है। लैंग्वेज बैरियर, भाषा की समस्याएं होती है। अब आप दूसरे देशों में जा रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है। करेंसी एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल रिस्क, मुद्रा विनिमय और वित्तीय जोखिम। तो कल्चर डिफरेंसेस का क्या मतलब है, पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट हैबिट्स, टेस्ट एंड वैल्यूज़। हर देश की सोच, रहन सहन और पसंद क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि बीफ बर्गर बेचने वाली कंपनी भारत में सफल नहीं होगी क्योंकि यहाँ धार्मिक भावनाएं जुड़ी है। अ फूड कंपनी सेलिंग बीफ बर्गर इन इंडिया में फेल ड्यू टू रिलीजन रीजन। लीगल एंड पॉलिटिकल इशू क्या है कि फॉरेन कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज, टैक्सेस एंड रेगुलेशन। हर देश के कानून और टैक्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, हर नियम जो होते हैं वो अलग होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस। राजनीतिक अस्थिरता हो तो व्यापार प्रभावित हो सकता है। जैसे कि सम कंट्रीज बैन सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल और तंबाकू। कुछ जो देश हैं वो शराब या तंबाकू बेचना बैन है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, कम्युनिकेशन बिकम हार्ड इफ़ द कंपनी डज नॉट स्पीक द लोकल लैंग्वेज। अगर कंपनी स्थानीय भाषा नहीं जानती तो संचार में दिक्कत होती है। जैसे कि जापानीज कंपनीज इन फ्रांस में फेस प्रॉब्लम इफ़ इट स्टाफ कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। उदाहरण, जापान की कंपनी को फ्रांस में दिक्कत हो सकती है अगर वह फ्रेंच नहीं समझती या नहीं जानती। अगला है करेंसी एक्सचेंज। द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स चेंजिंग बिटवीन कंट्रीज, दिस कैन अफेक्ट प्रॉफिट। एग्जाम्पल, अ वीक डॉलर रुपी कैन रिड्यूस द अर्निंग ऑफ एक्सपोर्ट। क्या है कि मुद्रा विनिमय और वित्तीय जोखिम। हर देश की मुद्रा की वैल्यू अलग होती है और बदलती रहती है। उदाहरण, डॉलर या रुपये कमज़ोर होने से निर्यातक को नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पीछे फिक्स्ड और फ्लोटिंग का। अगला है लोकल कंपटीशन, स्थानीय प्रतियोगिता। लोकल कंपटीशन ऑलरेडी नो द मार्केट एंड कस्टमर बेटर। एग्जाम्पल, अ न्यू सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में स्ट्रगल अगेंस्ट कोका कोला एंड पेप्सी। स्थानीय कंपनी पहले से बाजार और ग्राहक को जानती है। उदाहरण, नई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को कोका कोला और पेप्सी से मुकाबला करना मुश्किल है। हाई कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑफिस स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग एक्सेट्रा इज एक्सपेंसिव। व्यवसाय फैलाने की ऊंची लागत, नया ऑफिस, कर्मचारी, प्रचार सब बहुत क्या होते हैं, खर्चीले होते हैं। उदाहरण, किसी विदेशी देश में फैक्ट्री बनाना बहुत महंगा होता है। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स इशू, आपूर्ति और परिवहन की दिक्कतें। मूविंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कैन फेस डिले, कस्टम्स ड्यूटीज एक्सेट्रा। एक देश से दूसरे देश सामान भेजना आसान नहीं होता। टैक्स, कस्टम देरी हो सकती है। एग्जाम्पल, अ कंपनी में गेट डिले ड्यू टू पोर्ट स्ट्राइक्स और शिपिंग प्रॉब्लम्स। अगर पोर्ट पर हड़ताल हो जाए तो सामान को डिलीवरी लेट हो सकती है, सामान की डिलीवरी क्या होगी, लेट हो सकती है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज टू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, कम्युनिकेशन एंड कल्चर। इट अलाउ गुड्स, सर्विसेज, पीपल एंड आइडियाज टू मूव फ्रीली अक्रॉस। वैश्वीकरण का मतलब होता है दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना, व्यापार, तकनीक, यात्रा और संस्कृति के माध्यम से। इसमें सामान, सेवाएं, लोग, विचार एक दूसरे से दूसरे देश में जाते हैं। नेक्स्ट है कि वाई ग्लोबलाइजेशन इज़ अ ब्लेसिंग, गुड साइड। वैश्वीकरण क्यों वरदान है, मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कंपनी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस इन मैनी कंट्रीज, विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में ऑफिस खोलता है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस और TCS गेट्स प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द USA गिविंग जॉब्स इन इंडिया। उदाहरण, भारत में अमेरिका प्रोजेक्ट्स पर TCS और इन्फोसिस काम करती है। एक्सेस टू ग्लोबल प्रोडक्ट, एक्सेस टू ग्लोबल प्रोडक्ट का मतलब है विदेशी चीज़ें आसानी से मिलती है। वी कैन यूज़ थिंग्स मेड इन अदर कंट्रीज। एग्जाम्पल, आईफोन फ्रॉम द USA, क्लॉथ्स फ्रॉम चाइना, चॉकलेट फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। उदाहरण, अमेरिका में क्या आईफोन, चीन के कपड़े, स्विट्ज़रलैंड के चॉकलेट और आदि। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, कंट्रीज शेयर
टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़, एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन, एआई टूल, मेडिकल एडवांसमेंट, नई तकनीक और ज्ञान मिलना। उदाहरण ऑनलाइन क्लास, मेडिकल मशीनें, मोबाइल ऐप्स का यूज़ करना। फ़ायदा मिलना, इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट मनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, एग्जाम्पल सैमसंग, अमेजोन और हुंडई इन्वेस्टिंग इन इंडिया, विदेशी निवेश बढ़ता है। उदाहरण अमेजोन और हुंडई जैसी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, वो क्या था कि गुड प्रभाव, मतलब अच्छा प्रभाव, और ये क्या है, बुरा प्रभाव। बैड साइड क्यों है, ये अभिशाप भी बन सकता है। जैसे कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन इज अ कर्स, मतलब बैड साइड, वैश्वीकरण क्यों अभिशाप बन सकता है। लॉस ऑफ लोकल जॉब्स एंड स्मॉल बिजनेस, स्थानीय व्यापार को नुकसान। बिग फॉरेन ब्रांड्स टेक ओवर द मार्केट, एग्जाम्पल स्मॉल इंडियन टेक्सटाइल शॉप सफर्स ड्यू टू चीप चाइनीज क्लॉथ्स। उदाहरण विदेशी सस्ते कपड़े आने से छोटे दुकानदारों का नुकसान हो सकता है। कल्चरल चेंजेस, संस्कृति में बदलाव, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कल्चर गेट रिप्लेस्ड बाय फॉरेन लाइफ स्टाइल, एग्जाम्पल वेस्टर्न क्लोथिंग एंड फास्ट फूड रिप्लेसिंग इंडियन कस्टम्स एंड फूड्स। उदाहरण पारंपरिक पहनावा और खाना की जगह पिज्ज़ा, बर्गर और वेस्टर्न ड्रेस। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, रिच कंपनीज बिकम रिचर एंड पुअर कंट्रीज में रिमेन पुअर। आर्थिक असमानता क्या है कि बड़ी कंपनियां अमीर बनती है और गरीब रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं। एनवायरमेंटल डैमेज, पर्यावरण को नुकसान, मोर प्रोडक्शन इन ट्रांसपोर्ट लीड टू पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण को नुकसान क्या है कि एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एमिटिंग स्मोक, मोर प्लास्टिक, ज़्यादा फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण और ग्लोबल की वार्मिंग से नुकसान होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच समान सेवाएं या जानकारी का आदान प्रदान होता है। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स एक्सपोर्ट कार्स टू साउथ अफ्रीका। टाटा मोटर्स जो है भारत से दक्षिण अफ्रीका में कार भेजती है। एप्पल सेल्स आईफोन मेड इन चाइना इन द यूएसए, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। एप्पल चीन में आईफोन बनाकर भारत अमेरिका में बेचती है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। पहला है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, राजनीतिक और कानूनी वातावरण। गवर्नमेंट रूल्स, ट्रेड पॉलिसीज, टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉ, सरकार के नियम, टैक्स, व्यापार नीतियाँ। एग्जाम्पल इंडिया बैन सम चाइनीज एप्स, दिस अफेक्ट चाइनीज कंपनीज। उदाहरण भारत ने कुछ चीनी ऐप्स क्या कर दिए, बैन कर दी, इससे वहाँ की कंपनियों क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक वातावरण, कंट्रीज इनकम लेवल, करेंसी वैल्यूज़, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। आर्थिक वातावरण मतलब कि वहाँ की आमदनी, मुद्रा का मूल्य, जो महंगाई हो रही है। उदाहरण अमीर देश महंगे ब्रांड ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक। रिच कंट्रीज बाय मोर लग्जरी प्रोडक्ट देन पुअर कंट्रीज। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड सोशल फैक्टर, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, फूड हैबिट्स, क्लॉथ्स। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड डज नॉट सेल बीफ बर्गर्स इन इंडिया ड्यू टू रिलीजन रीजन्स। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, भाषा, धर्म, पहनावा, खान पान और उदाहरण क्या है, मैकडोनल्ड्स भारत में बीफ बर्गर नहीं बेचता। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट लास्ट है हमारा, और इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसका हमारा चौथा है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तकनीक कारक, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, मॉडर्न मशीन्स एंड कम्युनिकेशन टूल्स, इंटरनेट मशीनें, मोबाइल और संचार तकनीकी कारक। उदाहरण जो है वह अमेज़ोन तेज़ डिलीवरी के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता है। अमेज़ोन यूजेस एडवांस टेक टू डिलीवर गुड्स फास्ट अक्रॉस कंट्रीज। जियोग्राफिकल एंड नेचुरल फैक्टर, भूगोलिक और प्राकृतिक कारक, वेदर, लोकेशन, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल गल्फ कंट्रीज एक्सपोर्ट ऑयल बिकॉज दे हैव लार्ज रिजर्व्स। मौसम स्थिति, प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण क्या है कि खाड़ी देश तेल का निर्यात करते हैं क्योंकि वहाँ तेल जो है वो प्रचुर मात्रा में। मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल, बाजार का आकार और विकास। कंट्रीज विद अ लार्ज पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग इकोनॉमी अट्रैक्ट मोर बिजनेस, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। उदाहरण
क्या है कि भारत और चीन जैसे देश विदेशी कंपनियों के लिए पसंदीदा बाजार है। इंडिया एंड चाइना आर फेवरेट मार्केट फॉर ग्लोबल ब्रांड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, मैनी कंपनीज मेक प्रोडक्ट इन चाइना और इंडिया बिकॉज लेबर इज़ चीपर। मजदूरी, उत्पादन लागत, मजदूरी, कच्चा माल, ब्राज़ील आदि की कीमत। उदाहरण, चीन और भारत में मजदूरी सस्ती है, इसीलिए कंपनियां यही उत्पादन करती हैं। मतलब कि मजदूरी जो है वहाँ कच्चा माल, बिजली आदि की कीमत। तो यही हमारा जो है ख़त्म होता है। यदि आपको नोट्स बाय करने हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर में कमी मत कीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो हम देंगे एग्ज़ाम से पहले, और आपको सिर्फ ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।